नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नव भारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल को निकालिए और क्यूआर कोड स्कैन करना शुरू करिए, क्योंकि सवालों की लिस्ट आ चुकी है। आप अपने जवाब भरकर उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का नाम निकालते हैं, जिन्हें हमारी तरफ से मिलता है इनाम। तो देश का मूड मीटर शुरू करने से पहले, या यूं कहें कि उसे घुमाने से पहले, जरा एक नजर डाल लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 102 सीटों पर जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है शाम 5 बजे तक, वहां क्या हाल है। और जो अपडेट है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो एक बार हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोटिंग की जो खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर कि करीब 77.5% मतदान की खबर है। उसके बाद अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 63%, 63.25% मतदान हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो यूपी में भी 58% मतदान की खबर है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक 50%, बिहार में सबसे कम अगर देखा जाए तो 46% वोटिंग की खबर है। उत्तराखंड में 53%, तमिलनाडु में 62% और त्रिपुरा छोटा राज्य है लेकिन वहां 76% मतदान हुआ है। तो ये अभी तक के शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी 6 बजे तक इन आंकड़ों में थोड़ी तब्दीली हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तब्दीली होगी इसकी गुंजाइश कम है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा थोड़ा आपको हैरान करने वाला, यूं कहें कि थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि वहां ज्यादा वोटिंग के क्या मायने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने गेस्ट के पास जाएं और इसके इन आंकड़ों के मतलब समझने की कोशिश करें। उसके साथ साथ हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे जो आज देश का मूड मीटर का एजेंडा है। और देश का जो मूड मीटर का आज एजेंडा है वो है कि चुनाव प्रचार में नेताओं की जो बदजुबानी है, वो जैसे ऐसा लगता है कि हर रोज एक नया कीर्तिमान गढ़ रही है। भाषा की मर्यादा जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है और इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कभी नारी शक्ति का अपमान तो कभी प्रभुराम और सनातन पर आपत्तिजनक बयान। अब अमरावती के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नवनीत राणा, उसके खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस चुनाव में पहला मौका नहीं है जब महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने भी हेमा मालिनी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो आपने सुना होगा। हम अपने जुबान से तो हम ये सारी बातें कह भी नहीं सकते, लेकिन मैं हैरान होता हूं कई बार सोचकर कि पब्लिक मंच पे किस तरीके से सरेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं नेता। ये बहुत थोड़ा हैरान करता है आपको। तो प्रचार के जो 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई थी उनके बयान के बाद रणदीप सुरजेवाला पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान आपने सुना होगा कि जब उन्होंने कंगना रनौत पे जो ट्वीट किया था वो भी आपको याद होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक लंबा सिलसिला है इस तरह के बयानों की, जो इंडी गठबंधन के लोग या खास करके कांग्रेस नेताओं ने, जो दूसरे विपक्ष के नेता या यूं कहें कि कई बार महिला नेताओं के लिए भी इस्तेमाल किए हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। जरा सबसे पहले एक बार संजय राउत का आज का बयान सुनिए। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। तो सिर्फ महिला नेता ही नहीं बल्कि सनातन के खिलाफ भी कई ऐसे बयान हैं जो कि हाल के दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं ने दिए हैं। तुष्टीकरण की होड़ में इंडी गठबंधन के नेता एक दूसरे से जैसे आगे निकल जाना चाहते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी का वो बयान जो जब उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हमें उससे लड़ना है। फिर रामनवमी के मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने भी कहा कि पूजा करने वालों को उन्होंने कहा कि ये पाखंडी हैं, मैं इस तरह के पाखंड में यकीन नहीं करता हूं। तो आज यूपी के अमरोहा में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके भाषण में
इस तरह के जो बयान इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं उसका जवाब था। जरा सुनिए क्या कहा पीएम मोदी। आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? तो सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी से इंडी गठबंधन के नेता आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? भक्ति और शक्ति का अपमान करके क्या वो इस लड़ाई को, इस जंग को जीत सकते हैं? सवाल और भी हैं और उन सवालों का हम रुख करेंगे और उन सवालों को लेकर चलेंगे मेहमानों के पास अपने, उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वो सवाल जिस पर कि आपको जवाब देना है और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल नंबर 1, इंडी गठबंधन के नेता बार बार महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? और ऑप्शन ए है हार के डर से बौखलाए हुए हैं इसलिए। ऑप्शन बी है मर्यादा तोड़ना इनकी पुरानी आदत है। और ऑप्शन सी है बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। सवाल नंबर 2 है नवनीत राणा पर संजय राउत के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ऑप्शन ए है पुरानी खुन्नस है, निकाल रहे हैं नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे और शिवसेना का किस तरह का 36 का आंकड़ा है वो आपको याद होगा कि हनुमान चालीसा को पढ़ने को लेकर जिस तरह की कार्रवाई की गई नवनीत राणा पर और उसके बाद का पूरा इंसिडेंट अगर आपको याद होगा तो वो एक लंबी कहानी है। तो इसीलिए ऑप्शन है कि क्या पुरानी खुन्नस है जिसको कि निकाल रहे हैं। ऑप्शन बी है संजय राउत को भाषा पर नियंत्रण नहीं है, हालांकि वो कहते हैं खुद को कि मैं एडिटर हूं और मुझे कोई भाषा नहीं, मराठी भाषा सिखा नहीं सकता। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर बताइए। ऑप्शन सी है मुकाबले में कमजोर हैं इसलिए बिलबिला रहे हैं या इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, इस बार के चुनाव में महिला अपमान के मुद्दे पर क्या इसका कोई असर होगा चुनाव पे? और इसका ऑप्शन है कि हां भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऑप्शन बी है कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। और ऑप्शन सी है उनकी सीटों पर असर होगा, यानी कि इंडी गठबंधन की सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। सवाल नंबर 4, रामगोपाल यादव का बयान पूजा करना पाखंड क्या बताता है? ऑप्शन ए है सनातन का अपमान किया रामगोपाल यादव ने। ऑप्शन बी है तुष्टीकरण के लिए बयान दिया। और ऑप्शन सी है बीजेपी पर निशाना साध रहे थे असल में, और जैसा कि उन्होंने खुद सफाई में कहा था कि हम बीजेपी के लिए कह रहे थे, न कि राम भक्तों के लिए या हम सनातन के लिए हमने ऐसी बात कही थी। तो ये वो सवाल है जिस पर कि आपको आज देश का मूड मीटर घुमाना है। आप फटाफट स्कैन करना शुरू करिए। जो QR कोड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको अपना कैमरा ऑन करिए, मोबाइल कैमरा। उसको जैसे ही आप उस पर फोकस करेंगे आपके सामने एक लिंक दिखेगा। उस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट आ जाएगी और आपको उस लिस्ट से अपने जवाब चुनकर आप उसे सबमिट करिए। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज मेहमानों का 5 लोगों का एक पैनल है। नीति जैन है हमारे साथ, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। ममता काले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संजय गुप्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं शिवसेना के। और अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता, जो संजय राउत का बयान है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जैसा कि संजय राउत खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने 40 साल तक बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है, मैं एक संपादक हूं और मैं इतने लंबे अरसे से मैं पॉलिटिक्स में हूं, मुझे कोई भाषा ना सिखाए। तो अगर उनकी भाषा दुरुस्त है तो ये मान लिया जाए कि जो उन्होंने कहा उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, और एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, नवनीत कौर राणा जी एक एक्टर भी हैं और पॉलिटिकल कलाकार भी हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो कलाकार भी होता है तो नाचना, गाना, अभिनय करना ये उनके खून में होता है और उनकी अदाओं में होता है, उनकी बातों में होता है। तो ये कोई अपराध थोड़ी ना है कि अगर कोई नाचता है, गाता है, अभिनय करता है तो ये कला है। तो उन्होंने नाची शब्द का जो प्रयोग किया वो उसी मामले से तहकीकात उसी मामले पे जाता है। इसको गलत तरीके से लेके जाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ भी है शब्द जो उन्होंने बोला वो नाची बोला, ना कि कुछ और बोला। तो एक अभिनय के तौर पर उन्होंने बोला, जैसे जो कि हर कलाकार करता है,
तो इसको गलत तरीके से लेके जाने की जरूरत नहीं है। नीति जैन, क्या आप खुद एक महिला हैं, खुद आप एक महिला हैं, और इस तरह की भाषा, और खास करके भाषा से ज्यादा जरूरी उसमें जो मुझे लगता है कि जो शब्द है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस शब्द को किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। मैं जहां तक भाषा की जो समझ मेरी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाषा संदर्भों से अपने अर्थ ग्रहण करते हैं। एक ही शब्द अगर अलग अलग संदर्भ में कहे जाएं तो उसके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। तो संजय राउत ने जिस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि एक महिला के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है? रंजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी को नाची बोलते हैं, नचनिया बोलते हैं, नाचने वाली बोलते हैं, और ये नया नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी भी एक बहुत ही टॉप की एक्ट्रेस के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। उनकी एक प्रवक्ता है जिन्होंने मंडी में भाव पूछने की बात करी थी। आज संजय राउत जी ने एक और एमपी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करे हैं, और आप बहुत आसानी से आकर कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। सर, आपकी इंटेंशन और आप जो वहां पर कहना चाह रहे थे, जो आपका कॉन्टेक्स्ट था, मुझे लगता है वो किसी से छुपा नहीं है। आप में से कभी किसी ने आकर किसी पुरुष एक्टर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत आसान है महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। और इसीलिए जब बीजेपी लेकर आती है नारी विमेन रिजर्वेशन बिल, जब हम लोग लेकर आते हैं नारी वंदन अधिनियम, तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं अभी नहीं होगा, कल होगा। कम से कम हमारी इंटेंशन तो है। आप लोग तो वहां कहीं नहीं है। आप लोग कहां से महिलाओं को आने देंगे, और आप लोग कहां से महिलाओं की परसेंटेज जो है वो अपनी पार्टी में लाएंगे, जब आप लोगों का ऐसा रवैया है महिला नेताओं के लिए। तो आप ये मत बोलिए कि पार्लियामेंट्री भाषा थी, क्योंकि पार्लियामेंट्री आपका इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट नहीं था। हाँ, ममता काले, मैं अपने जो वुमेन पैनलिस्ट हैं आज मैं उनके पास ज्यादा इसलिए जा रहा हूं, और इसलिए क्योंकि एक महिला के ऊपर ये बयान दिया गया है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप किसी शब्द को किन संदर्भों में कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक ही शब्द के अलग अलग मायने, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं अगर उसको अलग अलग संदर्भ में कहा गया हो। तो अगर ऐसे देखें तो कह रहे हैं कि नाची शब्द जो उन्होंने कहा वो वैसे कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, कोई ऐसा अमर्यादित शब्द नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जिस तरीके से संजय राउत ने कहा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये महिला नेताओं को अपमानित करने या उनको कमतर दिखाने का एक ऐसा तरीका है कि जिसको कि आप कह दें कि भाई ये मर्यादा की सीमा रेखा के भीतर भी है और उसका अपमान भी कर दें? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि बम बंदूक से ज्यादा विचार घातक होता है। तो जिस प्रकार के आपके विचार होते हैं ना, उससे पता चलता है कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपकी जो परवरिश है वो किस प्रकार की हुई है। हम उस भारत से आते हैं जहां पे बोला जाता है नारी तू नारायणी, और सिर्फ बोला नहीं जाता है रंजीत जी, इसको हम आत्मसात करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भारत वर्ष की पावन संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संजय राउत हैं, जो माननीय सांसद हैं, जो बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे साहब के, जो आज परम श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बात कर रहे थे, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को भी दरकिनार कर दिया अपनी गंदी और घटिया राजनीति के लिए, कुर्सी की लालसा में। उनका ये इतिहास रहा है बड़बोले वक्ता जी का कि उनको अपनी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। शब्दों की गरिमा, भाषा की गरिमा वो जानते ही नहीं है, और महिलाओं को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। वो ये भी भूल जाते हैं कि नारी वो शक्ति है, नारी वो ताकत है जो 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रख करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि नवनीत राणा जी के बारे में आज ही उन्होंने ये बात नहीं बोली है। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हुई थी ना, तो उस वक्त इन्होंने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, तुम पढ़ के दिखाओ हनुमान चालीसा, तुमको जमीन में 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, हमारे कार्यकर्ता उठा करके तुमको ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे। संजय जी, मैं एक नारी हूँ और एक नारी के बारे में बात कर रही हूँ, और आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने शब्दों पर संयम रखिए और महिलाओं के बारे में बात होने दीजिए। इस देश की आधी आबादी की बात की जा रही है संजय जी, इस देश की आधी आबादी की बात की जा रही है। ओहो, मुझे याद आ गया, संजय राउत और संजय गुप्ता
माफ कीजिएगा, चोर चोर मौसेरे भाई वाली हालत हो गई है आप लोगों की, है ना? जैसा गुरु वैसा चेला, तो जैसे वो है वैसे आप भी है ना संजय जी। उनको भी बीच में आकर के अनर्थ करने की आदत है, तो आप तो करेंगे, आप तो बोलेंगे ही। अब देख लीजिए, आप दिख रहा है कि शिव सैनिक को जो कहते हैं वो किस प्रकार से प्रभु शिव का अपमान करते हैं और किस तरीके से एक महिला को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मैंने सच बोलना शुरू करा, आपको तकलीफ क्यों हुई, आप मुझे ये बताइए। ममता काले, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये पहला मौका नहीं है। भले संजय राउत ये कह रहे हैं कि वो एडिटर हैं, वो संपादक हैं और वो उन्होंने बाला साहब के साथ इतने लंबे समय तक काम किया है, भाषा उनको समझ में आती है और उनको कोई भाषा सिखा नहीं सकता। लेकिन मुझे ठीक से याद है कि कंगना रनौत के लिए उन्होंने जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं कह भी नहीं सकता हूं यहां, और वो हमारे कैमरे पे कैद था। और उन्होंने उसके बाद मतलब उन्होंने इसके लिए माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझा, उसके बावजूद वो कहते हैं कि भाषा की मर्यादा उनको कोई ना सिखाए। रंजीत जी, मैं आपको बताऊं, जो परम श्रद्धेय परम आदरणीय इस देश का, महाराष्ट्र का सम्मान बाला साहब ठाकरे जी है ना, उनके बारे में संजय राउत ने क्या बोला था? एक वक्तव्य उनका चल रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था कि अरे छोड़िए, बाला साहब जो बोल के चले गए वो चले गए, उनको छोड़ दीजिए, ये सोच रखते हैं। और आज बाला साहब जी के नाम को भुनाने के लिए पहुंच गए संजय राउत। और संजय राउत को यह याद होना चाहिए कि बाला साहब जी की शिक्षा दीक्षा ये नहीं है। बाला साहब जी ने आपको यह नहीं सिखाया था कि सत्ता की लालसा में, लोलुपता में आप उस कांग्रेस और उस एनसीपी के साथ जाकर के खड़े हो जाएं जिनके साथ बाला साहब रहना भी नहीं चाहते थे। बाला साहब जी ने क्या बोला था? बाला साहब जी ने बोला था कि सत्ता को त्याग दूंगा, पर इन लोगों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तो ना तो आपके पास उनकी शब्दावली है, ना आज आपके पास उनकी सोच है, ना विचारधारा है, ना विजन है, ना मिशन है। तो परम श्रद्धेय बाला साहब जी को तो आप माफी कीजिए, आप उनके वंशज हो ही नहीं। तो बाला साहब की सियासत से, पॉलिटिक्स से कितने दूर आ चुके हैं शिवसेना और संजय राउत और उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है ममता काले। मैं एक बार वरुण पुरोहित के पास जाता हूं। वरुण पुरोहित जी, भाई अगर शिवसेना के लोग तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया है महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी में, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। अगर आप देखें, रणदीप सुरजेवाला से लेकर सुप्रिया श्रीनेत से लेकर अजय राय से लेकर दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने एक से बढ़कर एक बयान दिए। भाई क्या हाँ रंजीत कुमार जी, अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत का नाम लिया, उसको अलग करके मैं बात करता हूं। लड़कियों की बात चल रही है तो दिया कुमारी स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के लिए क्या क्या कह रही है, इसलिए लड़कियों का कोई कांग्रेस के लिए क्या कह रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत आक्षेप करना, किसी के चरित्र पर सवाल उठाना या किसी को इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करना जो कि जिसमें कि जिसको गाली गलौज वाली भाषा कहें या बहुत ओछी भाषा कह सकते हैं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है साहब? मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि ओछे शब्दों का प्रयोग, शाब्दिक आचरण की बात चल रही है ना। तो अभी दिया कुमारी जैन में कांग्रेस को कोरोना का, मैं इन पे नहीं जा रहा, लड़कियों पे कोई बहस नहीं करता, कौन क्या देखिए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, उसके बाद बीजेपी में आ गए, सही हो गए क्या? बिदुड़ी ने क्या कहा? अमित शाह जी कह रहे हैं कि एक बटन दबाओ तो इटली तक झटके लगे। क्या इंटेंशन और विचार की जो बात कर रहे थे, कुल मिला के बोलो। अब इनसे पूछ लो, मैं सुप्रिया श्रीनेत एक सम्मानित महिला के लिए जो भाजपा की ममता काले इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर देखते हैं ना। आप महिला हो, सम्माननीय हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को बोलने नहीं दो, ये भी नहीं होते संस्कार। नहीं बोला था। ठीक है वरुण पुरोहित, अपनी बात पूरी करिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब आप आते हो तो आपको आचरण सिद्ध होना चाहिए, और जो आपकी शब्दावली है बड़ी सूझबूझ से आपके शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात की वकालत की, बोलता हूँ मैं। मेरे घर में जो बच्चा था ना, मैं रंजीत कुमार जी, छोटी सी बात सुनाता हूँ। हम बच्चे थे तो भाई बड़ी बहन हुई, कोई हुई तो गुस्से में बच्चा करता है ना, छीना झपटी ये करता है, कोई पैर लगाए तो हमारे पिताजी डांटते थे कि लड़कियों के पैर नहीं लगाते, पाप पड़ता है। ये बचपन में ही बच्चों को सिखाते थे। तो आज भी मैं वही फॉलो करता हूँ। तो ये संस्कार होते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं। आज का जो शाब्दिक, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो संस्कारहीन है, संस्कारी है, संस्कारहीन लोग हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जो कह दिया है मालिनी के बारे में, तो संस्कारहीन की श्रेणी में आ गए ना फिर तो। मुझे पूरी बात तो सुन लेने दो ना, मैं बोलू ही नहीं क्या? मैं नहीं, आपने जो कहा मैं तो बस उसी पे रिजॉइंडर है सर, कुछ नहीं। हाँ चलिए, आप बात को समझाया कि भाई आप लड़कियों, तो इसका मतलब नहीं दूसरे को बोलने नहीं दो, ये भी एक संस्कार की श्रेणी में होता है। तो आपको मैं कह रहा हूँ, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे नीतीश कुमार, संस्कार मत सिखाइए। रंजीत जी माफ कीजिए, अब मैं बीच में बोलूंगी, माफ कीजिए मेरे बड़े भाई, आप मुझे संस्कार मत सिखाइए।
इस धरती में, इस पावन भूमि में, माँ भारती के अंदर अगर कांग्रेस की महिलाओं का अपमान करेंगे, दूसरे कांग्रेस वाले महिलाओं के बारे में बात करेंगे, आप खुद ही प्रदर्शन कर रही हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। संस्कार मत सिखाइए। अरे भैया आप प्रदर्शित कर रही हो अपने संस्कार, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, रेट क्या चल रहा है, मैं तो नहीं बोला ना बीच में आपके, संस्कार सिखाइए। मैं नहीं बोला बीच में। आप जो प्रदर्शन कर रही हो वो आप अपने गुरुजनों के माता पिता की शिक्षा, मेरी ऐसी शिक्षा नहीं है, मेरी ऐसी शिक्षा नहीं है आपके बीच में बोलूं, महिलाओं का मेरी भी ऐसी शिक्षा नहीं है, महिलाओं का सम्मान आपको नहीं है, आपको नहीं है। आप महिला होने का अधिकार की लिमिट को क्रॉस कर रही हो, आप एक लिमिट को क्रॉस कर रही हो, महिलाओं का आप लिमिट को क्रॉस कर रही हो, महिलाओं का सम्मान, आप लिमिट को क्रॉस कर रही हो, करेंगे वरुण जी, आप ये करेंगे वरुण जी, ये आप नहीं करेंगे वरुण भाई, आप नहीं करेंगे। और मेरी शब्दों की गरिमा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, ठीक है, मेरी आवाज ऊंची हो सकती है, ठीक है। ममता काले ठीक है। हाँ, वरुण पुरोहित भाई, आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि भाई ये तो बचपन से लोगों को सिखाया जाता है, उनके संस्कारों में होता है कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, क्या शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो जो लोग कांग्रेस के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला से लेकर दिग्विजय सिंह, सब संस्कारहीन लोग हैं ना। मेरी बात सुनोगे जब भी तो होगा। हाँ बोलिए ना, जल्दी। मैं कह रहा हूँ आप जितने भी नाम ले रहे हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय बोलते हैं, जो शाब्दिक आचरण मूल्यों में अवमूल्यन हुआ है ना, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि रोल मॉडल्स होते हैं, इनमें संस्कार होते हैं, तो बच्चे फिर क्या सीखेंगे। आप यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे हो मेरी बात। तो ये सबके लिए लागू होता है। बात कह रहे हैं ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस के नेता अगर इस चुनाव में देखें तो कांग्रेस के नेताओं के आसपास भी कोई नहीं फटकता भाई, उनके आसपास भी कोई नहीं, जिस इस तरह के बयान देने में उनके आसपास भी कोई नहीं फटक रहा। बिदुड़ी और नीतीश कुमार जी के भी आगे कोई नहीं फटक रहा। तो कैसे कैसी चीजें बोल रहे हैं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, आप सबकी बात करो यूनिवर्सल। हाँ, नीतीश कुमार ने कोई महिला विरोधी उनके बयान हो सकता है कि थोड़े अमर्यादित हो, लेकिन कोई महिला विरोधी बयान नहीं थे, या महिलाओं को लेकर कुछ खास विधानसभा में जो बोला मर्यादित था। नहीं मर्यादित हो, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर्यादित था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो मर्यादित था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो महिला विरोधी था, ऐसा कहना उसको ठीक नहीं होगा। चलिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बहस में लोगों की राय को भी शामिल किया जाए, और लोग क्या कह रहे हैं। देश का मूड मीटर घूम रहा है बहुत तेजी से, और उसमें लोग क्या कह रहे हैं, क्या वोट कर रहे हैं, जरा देखिए। सवाल नंबर 1, इंडी गठबंधन के नेता बार बार महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं, और इस सवाल के जवाब में लोग कह रहे हैं कि हार के डर से बौखलाए हुए हैं। ऐसा मानने वाले लोग करीब 71% लोग हैं, और करीब 27% लोग मानते हैं कि मर्यादा तोड़ना इनकी पुरानी आदत है। और एक लंबा सिलसिला है, एक लंबी फहरिस्त है इस तरह की बयानों की इंडी गठबंधन के नेताओं की। बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है कि बेमतलब का बखेड़ा खड़ा कर रही है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 2.5% हैं। यानी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि या तो यह हार की बौखलाहट है या इनकी पुरानी आदत है। और नवनीत राणा पर संजय राउत के बयान को आप कैसे देखते हैं, ये सवाल भी हमने पूछा था आपसे, और उस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं हमारे दर्शक, जरा देखिए। पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं 27%, 27.5% लोग मानते हैं। संजय राउत को भाषा पर नियंत्रण नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग 37% हैं। ये संजय राउत खुद को भले संपादक कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मराठी के बहुत बड़े जानकार हैं, उनकी भाषा पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत सारे लोग मानते हैं, 1/3 लोग मानते हैं कि संजय राउत को भाषा पर नियंत्रण नहीं है, और मुकाबले में कमजोर पड़े तो बिलबिला रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग 35% लोग हैं। तो अब जरा अजीज खान के पास चलते हैं। अजीज खान भाई, ये एक तरफ शक्ति का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है, और दूसरी तरफ लोगों की भक्ति का अपमान है। तो शक्ति के अपमान में तो हमने कहा कि कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी से लेकर और सुरजेवाला से लेकर और तमाम लोग हैं उसमें, वहां होड़ लगी हुई है। और भक्ति के अपमान में समाजवादियों का कोई जोड़ नहीं है। राम गोपाल यादव कहते हैं कि भाई पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं। आज पीएम ने भी कह दिया कि भाई पूरे देश में राम की लहर चल रही है, सारे लोग राममय भक्तिमय हुए पड़े हैं, और कुछ लोग हैं जिनको कि राम के भक्ति में पाखंड नजर आता है। जी देखिए रंजीत भाई, हाँ, हमारे सामने इस पैनल में बहन ममता जी बैठी हुई है। मैं वाकई में इनको प्रणाम करना चाहूंगा। इन्होंने कहा नारी ही नारायणी है, निश्चित तौर पे है, और बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और बीजेपी ने टैगलाइन चलाया था कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में।
मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया? इटालियन जर्सी। भाई साहब, एसपी से 50 करोड़ की आप बोलेंगे नहीं, नहीं प्लीज, ये रंजीत जी को रोकिए आप, नहीं सर। प्लीज, अब आप इनको रोकिए, एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए। नीति जैन, एक मिनट वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर निश्चित रूप से आप उनको काउंटर करिए, उनको काउंटर करिएगा, लेकिन उनको जवाब दीजिएगा, उनको अपनी बात पूरी। हाँ अजीज, ये तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छा ठीक है अजीज खान, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ रंजीत जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब आप बताइए जरा कि साहब ये कौन सा लहजा है, ये कौन सा सम्मान दिया जा रहा है महिलाओं का? एक बात बता दूं, नारी के सम्मान में जो बात कही जा रही थी, आपने देखा मणिपुर से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक किस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया। कुछ बचा महिलाओं के लिए? एडीआर की रिपोर्ट है कि नफरत फैलाने वाले बीजेपी के नेताओं की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी है, और जो हेट स्पीच है वो 500 गुना बढ़ा है। ये एडीआर की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल इस बात का है, आप कहां बात कर रहे हैं? जी, अब मैं आ जाऊं। खाली जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। नीति जैन, सर एक मिनट प्लीज, रंजीत भाई नहीं, रंजीत भाई मुझे बात नहीं करने देंगे, फिर ये तरीका नहीं। आप बहुत नहीं, आपने वरिष्ठ पत्रकार है, नहीं हमारी बात है, लोगों को आपने वक्त दिया, मुझे भी वक्त दीजिए। ये क्या तरीका है भाई? अच्छा, हमें बात नहीं बोलने देंगे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात, नीति जैन 30 सेकंड और रुक जाइए, 30 सेकंड और रुक जाइए। अजीज खान को अपनी बात खत्म करनी है। इनको ये मलाल ना रहे कि इनको कम समय मिला है। हाँ सर देखिए रंजीत भाई, हाँ नहीं ठीक, बीजेपी के अंदर से झूठ और धार्मिक उन्माद, दो चीजें माइनस कर दीजिए, तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। धार्मिक उन्माद, और ठीक है, और वही धार्मिक उन्माद का एक दूसरा चेहरा भी है, अभी थोड़ी देर में हम उसको भी उजागर करेंगे। नीति जैन, हाँ नीति जैन, अब आपकी बात पूरी हो गई। हाँ नीति जैन बताइए। हाँ बोलने नहीं देंगे मुझे। देखिए, मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ कि ये वो लोग हैं, तो इनसे हमें महिला सशक्तिकरण सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इनके टाइम पे जो प्रदेश में माफिया राज चल रहा था, तो उसमें ये हमें आके तो ना ही सिखाएं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है और महिला का सम्मान क्या होता है, क्योंकि सर आपके राज में ना लॉ था, ना ऑर्डर था, और ना महिला का सम्मान था। आप लोग नाम से यादवंशी जरूरी हो, लेकिन आप लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई। आज आपको राम भक्त पाखंडी लगते हैं, और आपको ये कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, तो ये जितना इंडी अलायंस है, ये एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है, एक टारगेट ऑडियंस के लिए। ये लोग अपना पूरा जो सप्लाई लेकर आते हैं वादों का और इरादों का, ये एक बहुत ही सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, आज राहुल गांधी जी ने भी, जहां तक मुझे पता है, वहां पर तो ये जो जिस तरह की भाषा भक्ति और शक्ति का अपमान जिस तरीके से हो रहा है इस चुनाव में, इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई इसका कोई इस चुनाव पे असर पड़ने वाला है? ये सवाल हमने पूछा था, और उस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, एक बार वक्त है कि एक बार उनकी राय भी एक बार इसमें शामिल कर ली जाए। हमने सवाल पूछा था कि इस बार के चुनाव में महिला अपमान के मुद्दे का क्या असर होगा, और इसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इंडी गठबंधन को। कुछ ज्यादा असर नहीं होगा ऐसा मानने वाले लोग करीब 5-5.5% लोग हैं, और ये उनकी ही सीटों पे असर होगा जहां पर कि ये लड़ाई चल रही है। मतलब कि ये इसका बहुत व्यापक असर नहीं होगा, बल्कि जिन सीटों पर या जिन प्रत्याशियों के बीच में बातें हो रही है उन्हीं की सीट पे असर पड़ेगा। कोई बड़ा व्यापक असर नहीं होगा ऐसा मानने वाले लोग 13% लोग हैं। जरा सवाल नंबर 4 भी एक बार दिखा दीजिए, क्या रुझान है अब तक। रामगोपाल यादव का बयान, पूजा करना पाखंड है, यह क्या बताता है? और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? सनातन का अपमान किया ऐसा करीब 60% लोग मानते हैं, 33% लोग मानते हैं कि यह तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है, और 5.5% लोग मानते हैं कि ये बीजेपी पर निशाना साधा गया था, ये सनातन पर का अपमान नहीं है। तो ये है लोगों की राय। ममता काले भाई, लोग ये मानते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इसका असर पड़ेगा, महिलाओं के अपमान का मसला बड़ा है, और इस तरीके से महिलाओं को जिस तरीके से उनका मान मर्दन किया जा रहा है, ये एक तरीके से इस देश की सियासत में यहाँ लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, और इस चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। जी रंजीत जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, और चाहे महिला हो चाहे धर्म हो, उस पर सीधे सीधे कुठाराघात किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से महिला
सपा की तरफ से धर्म, मतलब पाखंडी तमाम राम भक्तों को बुला दिया जाता है। यानी कि जितने भी राम भक्त हैं जिनकी आस्था प्रभु श्री राम पर है वो सारे पाखंडी हैं। जो हमने नवरात्रों में 9 दिन पूजा करी वो पाखंड था, जो शोभा यात्रा रामनवमी को निकली वो पाखंड था सपा के हिसाब से। इस पर मेरे बड़े भाई अजीज कुछ नहीं बोलेंगे, और अजीज भाई ने मेरा नाम लेकर के कुछ चीजें बोली। तो अजीज भाई, आप ही के उत्तर प्रदेश में जो पीएम सुकन्या योजना है ना, उसके बारे में थोड़ी बात कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्या हुआ है इस देश के अंदर। आप लोग या आपका इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी इज्जत घर यानी कि स्वच्छ भारत अभियान महिलाओं के लिए नहीं चलाती है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार से सुबह शौच जाने के समय पर दुराचार व्याभिचार होता है उसके बारे में तो आप लोगों ने चिंता भी नहीं करी थी। जब ये इतनी महिला के पक्ष में रखने वाली एक योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे और लाल किले से उन्होंने इसका अनाउंसमेंट करा था, तो आप लोगों ने क्या बोला कि पीएम शौचालय की बात कर रहा है। सोचिए आप, ये आप लोगों की सोच रही है। उज्ज्वला योजना कौन लेकर के आया? आप लोग तो ये नहीं लेकर के आए, ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। जनधन योजना के माध्यम से आज नारी शक्ति के जो अकाउंट्स खुल रहे हैं वहां पैसे आ रहे हैं, वो भी आप लोगों ने नहीं किया है। तो आप क्या नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? और सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस चीज को लेकर के हो हल्ला सोनिया जी मचाती रही वो 33% रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप में से कोई नहीं लाया, वो भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके आए। मैं आपको याद दिला दूं, इस पर तो जब आप सब लोग एक साथ बैठते थे सरकार बना करके, इतनी छीछा लेदर आप लोगों ने करी थी संसद के अंदर कि मार्शल आउट करवा के सांसद बाहर फेंके जा रहे थे। अजीज खान, तो अजीज बहुत भाई, सारे ये सच है, ये फैक्ट है। बहुत सारे आरोप हो गए एक साथ। जी जी जी। देखिए रंजीत भाई, ममता जी ने ठीक बात कही। देखिए, धर्म आस्था का विषय होता है, धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जिस तरह इवेंट मैनेज किया जा रहा कि सब पाखंड के खिलाफ का, मैं आपसे कह रहा हूं, कैमरा लेकर के क्या पूजा पाठ किया जाता है? पूजा पाठ घर में होता है, दिल में होता है, कैमरे पे नहीं होता है। एक बात आप समझिए, माफी के साथ मेरी बात प्लीज, आप हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं ममता जी, नो, कभी नहीं बोलती, आपका बहुत सम्मान करती हूं, मुझे बोलने दे। लेकिन रंजीत जी, आप हमारे पूजन पठन को, हमारे इवेंट नहीं तो अजीज खान, अगर धर्म सियासत का विषय नहीं है तो रुचिवीरा चुनाव में जिहाद का जिक्र क्यों कर रही थी? सर, आप बोलने नहीं देंगे, क्या मतलब है? तो आपकी कैंडिडेट बहुत सम्मानित व्यक्ति है, आपका शो बहुत देखा जाता है, आप इस तरीके से करेंगे? एक मिनट, मैं आप ही का सवाल नहीं, आपने जो कहा मैं वही पूछ रहा हूं ना कि भाई अगर धर्म सियासत का विषय नहीं है तो रुचिवीरा जिहाद की बात क्यों कर रही है चुनाव में? भाई चुनाव में जिहाद की बात क्यों कर रही है? सर, अरे रंजीत जी, तो आप या बीजेपी की तरफ से पूछ लीजिए, मुझे बोलने ही मत दीजिए सर। ये भाई आपने जो आपने जवाब दिया मैं उसी से सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं सर, अभी सवाल कर रहा हूं, तो जवाब ही नहीं पूरा हुआ ना। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। बड़े दावे किए गए साहब, बैंक अकाउंट खोला। आज बैंक अकाउंटों में यह पोजीशन है, लो बैलेंस का हजारों करोड़ रुपए लोगों को भुगतान करना पड़ा, हजारों करोड़ रुपए आए हैं। उज्ज्वला योजना की बात आप कर रही हैं, किस तरह वो गरीब गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, इतनी महंगाई है। क्या बात करती है, क्या क्या स्कीम लेकर के आई है? सिर्फ बात, धोखा, वायदा, ख्वाब, सपने, इसके अलावा आपने दिया क्या? अरे तो ये सब तो ये मुद्दे उठाते ना, ये मुद्दे उठाते ना अजीज खान ये मुद्दे उठाते ना चुनाव में फिर रुचिवीरा ये क्यों कह रही है कि पेट पर आप वो कौम हो जो पेट पर पत्थर बांध के जिहाद करते हो? आप याद रखना, चुनाव के दिन जब वोट डालने जाना तो याद रखना। तो ये सब मुद्दे उठाना चाहिए था ना कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तो बात नहीं हो रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं, जो ये जुमलेबाजी हुई है ना, 10 साल से जुमलेबाजी हो रही है। क्या जनता इस बात को नहीं एहसास कर पा रही है? जनता एहसास कर रही है 10 साल की जुमलेबाजी को। वो कहीं ना कहीं इस बात को है, अंडर करंट है, और ये बात एहसास है। 400 पार का नारा तो दे दिया, 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन वो आएगा कहां से? आएगा कहां से? आज तमाम स्थिति पैदा हुई, जमानत जब होने की स्थिति है, 400 हार की स्थिति आ गई, और वो 400 हार की स्थिति में तिलमिलाहट, देखिए बोलने नहीं दे रही है, बोलने नहीं दे रही है। देखिए, भाषा की मर्यादा आप खो रहे हैं, भाषा की मर्यादा आप खो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए। हाँ, हमने सर क्या खो दिया? हमें बोलने देना, आप हमें बोलने नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इंडी गठबंधन के लोग भाषा की मर्यादा तो वो तोड़ रहे हैं ना भाई। तो बौखलाहट, अगर बौखलाहट में भाषा की मर्यादा टूट रही है तो बौखलाहट किस तरफ है तो समझ में आ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। इस तरह का बयान अगर रंजीत भाई, नाइट वॉचमैन, शंकर बछड़ा, किसानों को आतंकवादी, चलिए ठीक है, खालिस्तानी, अब आज इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त था हमारे पास। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब वक्त है कि देश का मूड मीटर में आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का। मयूरी महाराष्ट्र की और कनक सिंह गुजरात के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेणु जैन उत्तर प्रदेश की और प्राची हिमाचल प्रदेश के, इनको हमारी तरफ से आज इनाम मिलता है। देश का मूड मीटर में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।